Hello students, today we will start toroidal solenoid. In the last class we have done simple solenoid. The difference between toroidal solenoid and the simple solenoid is that the toroidal solenoid is circular in shape, ring shaped. Okay, let us see how we can make a toroidal solenoid. Consider a simple solenoid, like this is a simple solenoid. This is a cylindrical structure over which we have wrapped some wires. Now to make the toroidal solenoid, what we will do, we will join these two ends of the solenoid. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे. ये अज्यूम कर लो कि जैसे एक पाइप है. अभी मैं आपको पाइप से ही करके दिखाऊंगा. एक पाइप है और पाइप के ऊपर हमने वायर्स बहुत सारे लपेट दिए. अगर पाइप के ऊपर हमने बहुत सारे वायर्स लपेट दिए और उसको ऐसे लंबा करके रखा है तो वो क्या है, वो सिंपल सोलेनॉइड है. फिर अगर हमने पाइप के दोनों हिस्सों को ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन गया, टोरॉइडल सोलेनॉइड. बिल्कुल ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे कैसे होता है टोरॉइडल सोलेनॉइड. ये देखिए, ये हमारे पास एक लंबा पाइप है. ठीक है, देखिए कितना लंबा है, ये बहुत लंबा पाइप है. ये इसके दो एंड्स है. इन दोनों एंड्स पर हमने क्या करा है, इस पूरे पाइप पर हमने क्या करा है, हमने बहुत सारी वायर्स को लपेटा हुआ है. तो ये सिंपल सोलेनॉइड है. देखिए अभी बहुत लंबा है और मेरे पास जो स्पेस है उसके अंदर ये आ भी नहीं पा रहा है. तो टोरॉइडल सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या किया, मैंने इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से. ये इसके दोनों एंड्स ज्वाइन हो गए. तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज टोरॉइडल सोलेनॉइड. अब देखो सोलेनॉइड के कंपैरिजन में सोलेनॉइड इस इतनी सी जगह में आ नहीं पा रहा था, पर टोरॉइडल सोलेनॉइड यहाँ पर आ गया इजीली. यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है टोरॉइडल सोलेनॉइड. ये वही स्ट्रक्चर है, ये वही पाइप है जो मैंने आपको दिखाया था, जो बहुत बड़ा वाला पाइप था. तो और जो मेरे पास स्पेस प्रोवाइडेड थी वो उसमें ये नहीं आ रहा था. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इनके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया. दोनों एंड्स को ज्वाइन करते, ये आप देख सकते हो मैंने इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करा हुआ है. दोनों एंड्स को ज्वाइन करा है. वायर्स इस पर जैसी मैंने लपेटी थी वैसी की वैसी रह गई और सिर्फ मैंने इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया. तो अगर सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है टोरॉइडल सोलेनॉइड और कॉमनली नोन एज टोरॉइड. टोरॉइड भी हम इसको बोलते हैं. तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कंपैटिबल है. कंपैटिबल मतलब एक छोटी जगह में एडजस्ट हो सकता है. अभी आपने देखा कि जो इसी वायर का इतनी ही लेंथ का अगर आप सोलेनॉइड बनाते हो, इतनी ही लेंथ का अगर आप सोलेनॉइड बनाते हो तो इस जगह पर नहीं आ पा रहा था, बट यहाँ पर ये काफ़ी इजीली फिट आ गया है. इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी सर्किट पर टोरॉइडल सोलेनॉइड यूज़ करना है. तो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड होता तो उसको हम वहाँ ऐसे नहीं रख पाते, जबकि ये जो टोरॉइडल सोलेनॉइड है इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं. तो देखिए और कम जगह में ही आ गया. ये देखिए, ये बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है. और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, खास बात यह है कि सिंपल सोलेनॉइड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, कल हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म रहती है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत वीक होती है, ना के बराबर होती है. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही हैं और ये ऐसे घूम के यहां से वापस आ रही है. ये सिंपल सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, ये सिंपल सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जो होती है काफ़ी वीक होती है. आइडियल केस जो होता है, आइडियल केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बट आइडियल केस में हम मानते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, सोलेनॉइड के बाहर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है. तो अच्छा, तो सोलेनॉइड ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रही, बट कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर गई. अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर गई, सपोज मान लीजिए कि मैंने इसको दो बार मैग्नेट्स मैंने यहाँ पर लिए है और ये दो बार मैग्नेट्स से मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है और मेरे को सोलेनॉइड भी उसके लिए चाहिए. अब जब मैंने इन दो मैग्नेट्स के बीच में इस सोलेनॉइड को रखा तो क्या कर रहा है, ये जो सोलेनॉइड है ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी थी. तो क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर रही है. बट जैसे ही हमने ये टोरॉइड बना दिया, टोरॉइड से क्या होगा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखिए ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, अब ये निकल कर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ही कन्फाइंड हो जाएगी.
सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ही कन्फाइंड हो जाएगी, इसके अंदर ही रह जाएगी, बाहर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आएगी। अब अगर बाहर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आएगी तो क्या होगा, बाहर अगर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आएगी तो ना तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा और ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर पाएगी। तो हमारे लिए ये एडवांटेज हो जाता है कि टोरॉइड के केस में क्या होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ना तो इफेक्ट करता है और ना खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होने देता है। तो ये टोरॉइड के एडवांटेजेस हो गए। एक तो एडवांटेज ये कि थोड़ा कंपैटिबल है, हैंडी है, कम जगह कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि ना तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है और ना खुद की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होने देता है, सॉरी, ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है और ना खुद की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होने देता है। तीसरा एडवांटेज ये है जो कि हम पढ़ेंगे हमारे 7th या 8th चैप्टर में, जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट्स में एक टर्म आप पढ़ेंगे इंडक्टेंस। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, तो उसी से एसोसिएटेड टर्म है इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स में पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको इसका थर्ड एडवांटेज भी बता दूंगा। अगर एग्जाम में आएगा, देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम सीबीएसई ये मानकर चलता है कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। तो एग्जाम में अगर एडवांटेज आता है तो थर्ड एडवांटेज आप ये लिख सकते हैं कि फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ वायर, किसी भी वायर की गिवन लेंथ के लिए, मतलब मान लीजिए 200 टन हमने किसी वायर से 200 टन्स बना दिए, 200 टन्स हमने सोलेनॉइड के ऊपर बनाए और 200 टन्स हमने टोरॉइड के ऊपर बनाए। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि 200 टन्स का जो सोलेनॉइड होगा उसकी लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी और टोरॉइड के केस में क्या होगा, उसको अपन घुमाकर छोटा कर लेंगे। तो एक तो कंपैटिबल हो जाता है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरी चीज ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इफेक्ट नहीं करता और ना ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को खुद को इफेक्ट करने देता है। तीसरा एडवांटेज ये है इंडक्टेंस से रिलेटेड। अब इंडक्टेंस क्या होता है ये हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टर्न्स टोरॉइड का इंडक्टेंस सोलेनॉइड से ज्यादा होता है। टोरॉइड का इंडक्टेंस सोलेनॉइड से ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको बस एडवांटेज ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एडवांटेज कंपैटिबल, सेकंड एडवांटेज नाइदर अफेक्टेड और नाइदर अफेक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड nor get affected by external magnetic field, and the third is for a given number of turns toroid has greater inductance as compared to solenoid। हमारे कोर्स में सिर्फ इस चैप्टर में जो है हमारे कोर्स में टोरॉइड का सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और बाकी इसके एडवांटेज बहुत कम चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के लिए। बट फिर भी क्योंकि फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और तो मैं जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगा क्या काम है इसका, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको बता दी कि सोलेनॉइड के होते हुए टोरॉइड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या क्या इसके एडवांटेज है। ठीक है। अच्छा, ये काम कहाँ पर आता है? ये काम में आएगा ट्रांसफार्मर के कॉइल्स बनाने के लिए, या फिर जो वूफर होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उसमें भी ये काम में आता है। ठीक है, उसकी जो कॉइल्स होती हैं उसकी कॉइल्स मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड के बारे में और कैलकुलेट करते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड को। और अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक मैंने टोरॉइड के बारे में ये आपको बता दिया कि टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड, मतलब बिना एंड का सोलेनॉइड। इसका कोई एंड नहीं होता क्योंकि दोनों एंड को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है। अब टोरॉइड का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूं। स्ट्रक्चर मैंने यहां पर पहले से इसलिए नहीं बना रखा क्योंकि पहले अगर मैं स्ट्रक्चर बना देता यहां पर तो आप इसके ऊपर जो वाइंडिंग्स हैं उसको समझ नहीं पाते। अभी आप इसके ऊपर जो वाइंडिंग्स हैं उसको आप ध्यान से देखना। तो ये मैंने एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे ये जो पाइप मैंने आपको दिखाया, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। एंडलेस सोलेनॉइड है जिसके दोनों एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। तो पहले अगर मैं इसको खोल देता तो कैसा वर्टिकल सोलेनॉइड बन जाता है, एकदम लंबा बन जाता है ये। जैसे हमने इसके दोनों एंड्स को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, इसने एक रिंग का शेप एक्वायर कर लिया। जैसे कि एक टायर का ट्यूब होता है, सेम वैसा ही शेप इसने एक्वायर कर लिया। इसके कोई एंड नहीं होते क्योंकि हमने दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया। अब यहां से हम वायर को लपेटना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वायर यहां से हमने इसको दी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये इस सोलेनॉइड के टोरॉइड के पीछे से निकलकर
ये ऐसे घूम कर आई, तो इसमें देखिए ये वायर में ये करंट जो है ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो इस रिंग में ऐसे जाएगी और फिर पीछे, ठीक है, फिर पीछे से ऐसे घूमकर और ये ऐसे वापस से निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम पूरी टोरॉइड में हम वायर्स लपेट देते हैं। ठीक है, अब ये वायर यहाँ से निकलकर अंदर जा रही है और यहाँ से एक और जो टर्न है इसका, ये हमने इसका दूसरा एंड यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर ये जो करंट है इस तरह से आपको नजर आएगी। तो एक वायर का एक एंड देख सकते हैं, जो इनिशिएट हमने किया था वो टोरॉइड के पीछे से गया और इस तरह से बाहर आता गया, और फिर यहाँ पे वापस से टोरॉइड के पीछे से करंट यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, फिर यहाँ निकल कर ऐसे करंट यहाँ पर घूमती गई और फाइनली यहाँ से करंट वापस आ गई। आई करंट हमने इसमें एंटर करवाई और आई करंट यहाँ से वापस आ गई। तो ये जो डायग्राम है टोरॉइड का डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर वाइंडिंग्स वायर की जो वायर है वो लपेट कर मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह से इस पर वायर लपेटी जाती है और करंट की डायरेक्शन किस तरह से होती है। अब सोलिनॉइड के केस में जैसा था यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर देखिए ये वाले एंड से क्या हो रहा है, ये वाले एंड से करंट बाहर आ रही है ऐसे, मतलब वायर कैसा आ रहा है, वायर ऐसे आ रहा है, ऐसे वायर आ रहा था तो उसको मैंने यहाँ पे ऐसे इस टोरॉइड के ऊपर पिरो दिया, लपेट दिया। तो यहां पर जो करंट आ रहा है, यहां पर जो वायर आ रही है ऐसे अंदर से हमने इसको लपेटा था, तो यहां से ऊपर आ रहा है, वायर ऊपर आ रहा है तो करंट भी ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि करंट तो वायर में ही फ्लो हो रहा है। अब यहां से ये वायर कहां जा रहा है, यहां से वायर अंदर जा रहा है, तो करंट भी यहां से नीचे जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्शंस कैसे होती है। डायरेक्शन देखने के लिए देखिए कि यहां पर जो करंट है ये ऊपर आ रहा है और इधर जो करंट है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। ये दोनों पेंसिल्स आप देख सकते हैं, एक जगह ये पेंसिल का जो लेड है, पेंसिल का लेड जो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, एक तरफ यहाँ से जो वायर है ये मैंने निकाली है, ये ऊपर आ रहा है, इस वायर को मैंने ऐसे घुमाकर टोरॉइड के दूसरे एंड से अंदर घुसा दिया ताकि हम इस पे वाइंडिंग्स बना सके। तो एक एंड पर क्या हो रहा है, एक एंड पर करंट बाहर आ रही है और दूसरे एंड पर करंट अंदर जा रही है। तो इसका एक सेक्शनल व्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सेक्शनल व्यू में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, ये अगर एक सिलेंडर है तो यहाँ पे इसको बीच में से हम इसको काट देते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाता हूँ, जो हमें नाइफ लगानी है, नाइफ कहाँ पे लगानी है, यहाँ पर बीच में, ये बीच में नाइफ लगाएंगे तो सिलेंडर के दो टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ से इसको इस तरह से काटना है। जब आप काट कर इसको ऐसे खोल दोगे तो वो वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टोरॉइड के केस में कैसा बनेगा वो स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पेज में मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसी में हम डेरिवेशन भी कर लेंगे। ये टोरॉइड का मैंने सेक्शनल व्यू आपके सामने बनाया है। अब हम इसमें क्या वायर, मतलब हमने इसको बीच में से काट दिया, तो एक तरफ यहाँ पर जो वायर बाहर आ रही थी, जो वायर बाहर आ रही थी उसको मैं डॉट से इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरफ से सारे वायर्स जो हैं वो बाहर आ रहे थे और यहां से सारे वायर्स अंदर जा रहे थे। तो जहां पर अंदर जाता है वहां पे अपन को क्या दिखता है, एरो का टेल दिखता है, और जहां से वायर बाहर आता है वहां से हमें क्या दिखता है, वहां पर हमें वायर का एरो का हेड दिखता है। तो ये मैंने यहाँ पर सेक्शनल व्यू आपके लिए बना दिया है। सेक्शनल व्यू कैसे, बीच में से उसको काट कर तो जो जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये जो जैसे ये एक सिलेंडर है तो इसको हमने ऐसे काट दिया। अब टोरॉइड के केस में भी हम इसको ऐसे, मतलब उसको बीच में से ऐसे काट देंगे और ऐसे ही काट के आपको इसको इस तरह से मैंने इसको खोल के आपके सामने ये दिखाया। तो किस एक तरफ से वायर बाहर आ रहा है, एक तरफ से वायर अंदर जा रहा है। अब हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करने जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एम्पियर्स ने हमें एक बहुत इजी लॉ दिया था, तो इसमें हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए, जैसे गॉस लॉ लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए होता,
वैसे ही एम्पेयर्स लॉ लगाने के लिए एम्पेरियन लूप हमें चाहिए होगा। अब यहां पर देखिए 3 ऐसी जगह हो सकती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। 3 ऐसी जगह हो सकती है। एक एक यहां पर बीच में, क्योंकि हमने सोलेनॉइड के केस में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जाती है, सोलेनॉइड के अंदर से जाती है। तो अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है तो सोलेनॉइड का इनसाइड, ये सोलेनॉइड का इनसाइड ही तो है, सोलेनॉइड के अंदर वाली जगह ही तो। इमेजिन करो कि इसको हमने पहले खोला हुआ है, तो जब आप इसको खोलोगे तो ये हिस्सा कहां पर आ जाएगा, ये हिस्सा पाइप के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल या रिंग शेप की होगी, सर्कुलर होगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यहां पर भी मिल सकती है। तो यहां पर हमने एक इस तरह का लूप बना दिया, ठीक है। ये हमने एम्पेरियन लूप बनाया। एम्पेरियन लूप और टोरॉइड को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ब्लू पेन यूज कर लेता हूं, तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये यहां पर एम्पेरियन लूप बना देते हैं। दिस इज एम्पेरियन लूप नंबर 1। ये जो ब्लू पेन से मैंने बनाया ये लूप नंबर 1 है। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है दिस इज लूप नंबर 2। दिस इज लूप नंबर 2। और एक लूप हम क्या करते हैं, एक लूप हम बनाते हैं इसके बाहर, ये दिस इज लूप नंबर 3। दिस इज लूप नंबर 3। ये अंदर जो है दिस इज लूप नंबर 2, एंड जो सबसे अंदर है इसको अपन बोलेंगे लूप नंबर 1, ठीक है। ये लूप नंबर 1 है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसमें रिंग, जैसे सोलेनॉइड के अंदर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट लाइन थी, यूनिफॉर्म थी। तो इसके अंदर अब उसी सोलेनॉइड का हमने ऐसे घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सोलेनॉइड के साथ साथ गोल घूम जाएंगी। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो भी रिंग शेप होगी। यहां पर मैं अंदर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। ये जो मैं बना रहा हूं अब अंदर, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर बनेगी, ठीक है। ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये जो डार्क है ये टोरॉइड की बाउंड्री है। ये टोरॉइड की बाउंड्री और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या करा, टोरॉइड की बाउंड्री को थोड़ा सा डार्क कर दिया। डार्क करने से क्या होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि टोरॉइड कहाँ से कहाँ तक है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कौन सी है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जिस पे मैंने एरो बना दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये जो डॉट्स हैं ये डॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से करंट जो है बाहर आ रही है, और ये क्रॉस इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से जो वायर्स हैं वो अंदर जा रही थी, यानी करंट अंदर जा रही है। एम्पेरियन लूप लगाना स्टार्ट करते हैं। 3 एम्पेरियन लूप्स बनाए, तो हम एक एक करके तीनों में एम्पेयर सर्किट लॉ लगाते हैं। फॉर लूप 1, लूप 1 में हम एम्पेरियन लॉ लगाते हैं तो क्या होता है, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला था उसने, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एंक्लोज्ड, आई टोटल। तो लूप 1 में देखिए, लूप 1 के अंदर क्या लूप 1 किसी भी करंट को एंक्लोज कर रहा है, लूप 1 किसी भी करंट को एंक्लोज नहीं कर रहा है। तो जब यहां पर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर यहां पर आई की वैल्यू क्योंकि किसी भी करंट को एंक्लोज नहीं कर रहा तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आई इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब ये अंदर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब लूप 2 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। लूप 2 के लिए अगर आप एम्पेरियन लूप लगाते हैं, एम्पेरियन लॉ लगाते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल, ठीक है। ये लूप 2, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बना रखा है दिस इज लूप नंबर 2। यहां पर बहुत सारे टर्न्स होंगे। जब हम इसको एक बार मैं वापस से वर्टिकल फॉर्म में आपको दिखाना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कह लीजिए, इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब हमने इसको खोल रखा था तो ये ऐसे थे,
ये वायर्स जो थे ये कुछ इस तरह से थे। अब हमें क्या करना है, हमने इसके जब दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया तो ये टोरॉइड बन गया। इसमें यूनिट लेंथ में एन टर्न्स थे। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स थे? स्मॉल एन टर्न्स थे यूनिट लेंथ में। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स थे? स्मॉल एन टर्न्स थे। अब जब हमने इसको सर्कल में बना दिया, इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया, तो इसकी जो लेंथ है, एल कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 2πr, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस उतना ही होता है। तो जब हम किसी भी सर्कुलर शेप की बात करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो अपन उसके सर्कमफेरेंस की टर्म्स से मेजर करते हैं, और सर्कमफेरेंस उसकी हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर रेडियस उसकी अज्यूम कर लेते हैं। अगर r रेडियस है तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2πr, तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ भी हो जाएगा 2πr। अच्छा, अंदर वाले रिंग का रेडियस हम r1 मान लेते हैं, जो एम्पीरियन लूप हमने बनाया था उसका रेडियस r1 मान लेते हैं। लूप 2 के लिए हम मान लेते हैं r2, और लूप 3 के लिए हम मान लेते हैं r3। ठीक है, तो अंदर वाला जो हमने माना है, इसके अंदर जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया एम्पेरियन लूप, तो उसके लिए लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr2। ठीक है, r2 यानी रेडियस। सेकंड नंबर का लूप हमने लिया है, तो सेकंड नंबर पे मैंने रेडियस को r2 मान लिया है, r2 अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स थे? यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स थे। तो 2πr2 में कितने लेंथ होंगे? 2πr2 फॉर लेंथ, यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर लेंथ 2πr2। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, एक लेंथ में कितने थे? n, तो 2πr2 लेंथ में कितने हो जाएंगे? n मल्टीप्लाइड बाय 2πr2। ठीक है, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स। अब करंट इन 1 टर्न, करंट इन 1 टर्न क्या है? एक टर्न में कितनी करंट है? I, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी? टोटल करंट हो जाएगी करंट इन 1 टर्न मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल करंट इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n इंटू 2πr2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी n इंटू 2πr2। यहां पर हम एम्पेरियन लूप हम 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टोटल की वैल्यू कितनी निकाली हमने? I इंटू n इंटू 2πr2। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, और इसकी जो लेंथ है, लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा? एम्पेरियन लूप की लेंथ होती है, यहाँ पर कितनी होती है एम्पेरियन लूप की लेंथ? इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, तो 2πr2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I n 2πr2। ये दोनों हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट ni। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमने सोलेनॉइड के लिए निकाली है, और अलग हो भी कैसे सकती है? क्योंकि इसको हमने सोलेनॉइड के दोनों एंड से ज्वाइन करके तो बनाया, बाकी करंट को हमने चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ टर्न्स को हमने चेंज नहीं किया, क्या करा? बस दोनों एंड को ज्वाइन कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड वही निकल कर आई है। अब हम एक बार थर्ड लूप के लिए भी निकाल के देख लेते हैं, और फिर तीनों लूप्स को ऐड कर देंगे। फर्स्ट लूप के लिए कितना आया था? 0 आया था। थर्ड लूप के लिए देखते हैं, थर्ड लूप में क्या हो रहा है। ये फॉर लूप 2 था, फॉर लूप 3। लूप 3 में देखिए क्या हो रहा है, फॉर लूप 3। ये मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम में देखिए, एक तरफ से करंट आ रही है बाहर, ये पेंसिल का जो लेड है, ये टिप है, ये आपको शो कर रही है बाहर, करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ, और यहाँ पर टोरॉइड के दूसरे एंड पे, मतलब अपोजिट एंड पर करंट कहाँ जा रही? नीचे, क्योंकि यही वायर ऐसे ही यहाँ से निकलकर ऊपर आया था, फिर हमने इसी वायर को घुमाकर लपेटा है, तो एक तरफ तो ये वायर नीचे जा रही है और एक तरफ से वायर ऊपर आ रही है, तो दोनों करंट्स क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो थर्ड लूप के अंदर एक करंट ऐसी आ रही है और एक करंट ऐसी जा रही है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स थे, हर टर्न में एक करंट ऐसी आ रही है, एक करंट ऐसे जा रही है, हर जगह ये ऐसे ही चलेगा। अब हर जगह ऐसे चलेगा तो आउटपुट करंट, जो बाहर आती हुई करंट है, वो अंदर जाती हुई करंट को क्या कर देगी? कैंसिल आउट कर देगी। तो इसलिए लूप 3 में क्या होगा? फॉर लूप 3 करंट कमिंग आउट विल cancel the current
going in as both have opposite direction. Therefore I total इज इक्वल्स टू जीरो. आई टोटल जीरो हो गया. अब आई टोटल जीरो हो गया तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग ही गया होगा कि बी डॉट डी एल कितना होगा. आई टोटल जीरो हो गया तो बी डॉट डी एल भी जीरो हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई टोटल होता है. आई टोटल हमने देखा आई टोटल कितना है. आई टोटल जीरो है क्योंकि बाहर आती हुई करंट अंदर आती हुई करंट को कैंसिल कर रही है. यानी जितनी टर्न्स हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट देखिए जितने मैंने बताया था आपको कि कल मैंने आपको सिखाया था कि एम्पेरियन लूप लगा या एम्पेरियन लॉ जब आप अप्लाई करते हो तो लूप के अंदर आपको देखना है कितनी करंट की वायर्स हैं. हमने देखा यहाँ पर एन करंट की वायर्स हैं या फिर हमारे केस में 2n करंट की वायर्स है. एन जो है बाहर आ रही है और एन कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है. तो दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है लूप के अंदर. तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है. अगर इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है तो टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट जीरो हो गई. तो बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज इक्वल्स टू, लूप वन के लिए क्या था, लूप वन के लिए जीरो था, लूप टू के लिए म्यू नॉट एन आई और लूप थ्री के लिए जीरो. टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट एन आई. For toroid it is equals to mu naught Ni and it is exactly equals to the magnetic field due to the solenoid. Magnetic field due to the solenoid. और ये exactly equal होना भी चाहिए था क्योंकि टोरॉइड सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को ज्वाइन करके ही हमने टोरॉइड को बनाया है. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एकदम इक्वल होनी चाहिए और इक्वली निकल कर आई है. अब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात करेंगे तो अच्छा यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी टोरॉइड के रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही. इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड की वो भी रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही. जैसे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही थी, ये भी रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही है. किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर और करंट पर. ठीक है. अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम उसको, बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, लेट total number of turns is equals to capital N. total number of turns capital N हो गए तो small n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, small n की वैल्यू हो जाएगी, small n क्या था, small n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 2 पाई आर, 2 पाई आर टू हमारे केस में. तो स्मॉल n जो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है ये हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय लेंथ. स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. लेंथ कितनी हमारी केस में 2 पाई आर 2. ठीक है, ये लेंथ हो गई. तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी एन अपॉन 2 पाई आर 2 इंटू आई. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, मोस्टली यही वाला एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, दिस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है कहां पर, किस जगह पर टोरॉइड रखा हुआ है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ द एरिया. मतलब कोई भी मटेरियल जो है कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने की परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड. अब हमने एम्पेयर सर्किट लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन कर ली, एम्पेयर सर्किट लॉ से हमने 3 एप्लीकेशन हमने कर ली उसकी. एक तो था करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ, उसके लिए हमने निकाला 2 पाई आर और ये वेरीफाई भी हमने कर लिया, उसको जस्टिफाई भी कर लिया हमने उसको. किससे, बायट सावर्ट लॉ से जस्टिफाई कर लिया कि दोनों से ही इक्वल आ रहा है. ठीक है, एम्पेयर्स लॉ का हमने प्रूफ भी देखा था. फिर दूसरा हमने एम्पेयर्स लॉ का एप्लीकेशन करा, कौन सा, सोलेनॉइड हमने करा. सोलेनॉइड के केस में हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आ रही है, म्यू नॉट एन आई निकल कर आ रही है. और टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल कर आई, ये भी म्यू नॉट एन आई ही निकल कर आई. ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि एक करंट कैरिंग कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भी नहीं करेगा, या किसी दूसरे स्पेशल टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखोगे कि एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या होता है। वैसे आपने ये चीज इस पर बेस्ड एक डिवाइस आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या होता है, कितना फोर्स उस पर लगता है, किस तरह से फोर्स लगता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो एक मशीन आप याद करें जिसका प्रिंसिपल आपने लिखा था, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। किस मशीन का प्रिंसिपल है ये आप याद करके रखना, और इस प्रिंसिपल को किस तरह से करंट कैरिंग कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल।